आदाब नाजरीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। पार्लियामेंट के हवाले से भी बात करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और कहा कि जो अपोजिशन है वो लोगों का हक अदा करती है। अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए, जितनी अपोजिशन मजबूत होगी उतना जो है सरकार काम करेगी। और इसके साथ साथ हलफ बर्दारी के हवाले से भी बात करेंगे। और नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जेजीएम के हवाले से भी, क्योंकि जेजीएम के हवाले से बात करें तो सरकार जो है महकमे जल जीवन मिशन जो है वो कमर बस्त है और जम्मू कश्मीर के हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने का जो मिशन शुरू किया गया है उस पर काम चल रहा है। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे, कांग्रेस के खीमे से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के अंदर ग्रुप बंदी दिखाई दे रही है और यह ग्रुप बंदी जो मौजूदा सदर है कांग्रेस के वकार रसूल वानी के खिलाफ खड़ी हुई है। और बताया जा रहा है कि कई जो लीडरान हैं, जिनमें सीनियर लीडरान भी शामिल हैं, वो दिल्ली के साथ यानी मरकजी क़यादत जो कांग्रेस की है उनके साथ राब्ते में है और उनको कह रहे हैं कि वकार रसूल वानी की जगह किसी और को सदर मुंतखब किया जाए प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट का। यह मसला उस वक्त बन गया जब कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने जिला बडगाम के जो कांग्रेस के सदर थे उनको अपने ओहदे से हटाया और उनको सस्पेंड किया। उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रुप बंदी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम कांग्रेस के अंदर ग्रुप बंदी की बात करें, आज की बात नहीं बल्कि इससे पहले भी ग्रुप बंदी जो कांग्रेस के अंदर हुआ करती थी, जब सैफुद्दीन सोज की बात करें या जीए मीर की बात करें, तो ये आज उस वक्त शुरू हुआ जब वकार रसूल वानी ने जिला सदर बडगाम को सस्पेंड किया। उसके बाद कई सीनियर लीडरान जिला सदर बडगाम के साथ जो है मिले और उन्होंने मरकजी क़यादत को एक खत भी इरसाल किया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के सदर है वकार रसूल वानी, उनकी जगह किसी दूसरे शख्स को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि जो वकार रसूल वानी के साथ भी एक बड़ा ग्रुप है कांग्रेस का जो उसके साथ खड़े हैं और जो कह रहे हैं कि वकार रसूल वानी ही कांग्रेस का सदर रहेगा। ये जो कुछ सीनियर लीडरान हैं इनकी बात नहीं चलेगी। यानी जो ग्रुप बंदी का माहौल है वो काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है और इसमें अब जो है बातों का यानी सरद जंग छिड़ चुकी है और एक दूसरे पे वार पलटवार का सिलसिला जो है कांग्रेस के अंदर चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इनायत राथर जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनके साथ हम राब्ता कायम करेंगे और तो उनसे जो है इस मामले को लेकर बात करेंगे। इनायत राथर जो है वो वकार रसूल वानी के हक में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वकार रसूल वानी को कोई हटा नहीं सकता अपने ओहदे से। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी मरकजी क़यादत को खत लिखा है जिसमें सब लोगों की निशानदी की गई है कि कौन सा लीडर क्या कर रहा है पार्टी के लिए और वकार रसूल वानी पार्टी के लिए कितना काम कर रहा है। यह इनायत राथर ने कहा कि जब से वकार रसूल वानी ने जो है बागडोर संभाली है कांग्रेस की, तब से कांग्रेस के अंदर एक नया रुझान पैदा हुआ है और कई लोग कांग्रेस के अंदर शामिल भी हो रहे हैं। यानी जो जमीनी सतह पर कांग्रेस की जो हालत थी इनायत राथर के मुताबिक वो अब कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो हम इनायत राथर से हम इस हवाले से उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे ये जो अब मामला छिड़ चुका है, मरकजी क़यादत तक ये मामला पहुंचा है और ये मामला जो है ये जो सरद जंग अब दो ग्रुप के अंदर जो है शुरू हुई है, इसका आखिरकार अंजाम क्या होगा? क्योंकि लोकसभा के बाद अब असेंबली इंतखाबात आने जा रहे हैं और लोकसभा की अगर हम बात करें तो मुल्की सतह पे कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है 2014 के मुकाबले में। पर अब जब इंतखाबात नजदीक है तो कांग्रेस के अंदर यह खलिश पैदा होना कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस को असेंबली इंतखाबात में क्या इस ग्रुप बंदी की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि कई जो सियासी मुबस्सिरीन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ेगा अगर ये जंग यहां पे खत्म नहीं हुई, अगर ये आगे बढ़ी तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस क़यादत की बात करें, मरकजी क़यादत तक मामला आ पहुंचा है और जिस तरह लीडरान जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि तारिक हमीद कर्रा और इसके साथ साथ जीए मीर जो है वो कहीं ना कहीं वकार रसूल वानी के हक में नहीं है। कई लीडरान से हमने बात की जो उनके हक में है, पर जो सीनियर लीडरान है कांग्रेस के अंदर वकार रसूल वानी के हक में नहीं है और वो भी चाहते हैं कि वकार रसूल वानी को अपने ओहदे से हटाया जाए। इस तरह की अब
कांग्रेस के अंदर जो है मामला चल रहे हैं। बाकायदा तौर पर दोनों ग्रुपों ने कांग्रेस को रिटन जो है भेजा है, दोनों ग्रुपों ने लिखकर भेजा है। एक जो है वकार रसूल वानी को हटाने की बात कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो वकार रसूल वानी को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ अब जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं जो लोग कहीं कांग्रेस के अंदर फूट उठा रहे हैं। इस तरह की खबरें अब कांग्रेस खीमे से बाहर आ रही हैं। इनायत राथर से हम राबिता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे कि जो ये ग्रुप बंदी बनी है अब इसका आखिरकार अंजाम क्या होगा, क्योंकि आज कांग्रेस के श्रीनगर जो मरकजी दफ्तर है उनका श्रीनगर में, वहां पर मीटिंग भी तलब की गई थी। वकार रसूल वानी ने मीटिंग बुलाई थी और जो उनके साथी हैं वो मीटिंग में शामिल थे और दिल्ली के अंदर भी गालिबन बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर वहां पर भी गुफ्तशनी चल रही है। जो मरकजी क़यादत है कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस के सदर है या जो बाकी जिम्मेदारान हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं गुफ्तशनी चल रही है और बातचीत हो रही है कि अब इस मामले को कैसे जो है ठंडा किया जाए, इस मामले को कैसे यहां पे रोका जाए। तो कांग्रेस के अंदर ये जो मामला बड़ा है, ये जो ग्रुपबंदी हुई है, इसके जो मुज़िर असरात हैं वो कांग्रेस को जो है असम्बली इंतखाबात में जो नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कई जो सियासी मुबस्सिरीन हैं जिनके साथ हमने बात की उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर इसी तरह जो है ग्रुपबंदी कांग्रेस के अंदर रही है। तो इनायत राथर हमारे साथ जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पे, तो उनसे जानना चाहेंगे। इनायत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ग्रुपबंदी की वजह क्या है, एक तो ये जानना चाहेंगे, दूसरा कि असेंबली इंतखाबात के नजदीक इस तरह की ग्रुपबंदी क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े घर में अक्सर बेशतर ये हुआ करता है। अगर आप कोई बड़ा घर देखोगे तो बड़े घर में कोई कभी नाराजगी होती है तो कभी कुछ होता है, मगर लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस चीज से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मानोगे तो 3-4 लीडर शायद हमने सुना है 3-4 लीडर नाराज है। नहीं, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हम फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे इनायत राथर से और उनसे जो है इस हवाले से बात करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये ग्रुपबंदी जो है एक बड़ा मामला अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर ग्रुपबंदी, कुछ सीनियर लीडरान भी इस हक में हैं कि वकार रसूल वानी को अपने ओहदे से हटाया जाए और किसी दूसरे जो लीडर को कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का सदर बनाया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं बात चल रही है। आपको याद होगा नाज़रीन की जब वकार रसूल वानी को कांग्रेस का सदर बनाया गया था तब भी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठी थी और तब भी कई सीनियर लीडरान ने उस फैसले के खिलाफ बात की थी और कई लीडरान ने नाराज़गी का इजहार भी किया था, कई लीडरान ने कांग्रेस छोड़ने की भी बात की थी। यानी ये जो सारा मामला है ये उसी वक्त से शुरू हुआ और आज ये जो मामला खड़ा हुआ है जिला सदर बडगाम को लेकर, ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम इसने किया है और आज जो है कांग्रेस के खीमे के अंदर इस तरह की ग्रुपबंदी जो है वो देखने को मिल रही है। नाज़रीन, आज 18वें लोकसभा का जो इजलास है, पहला इजलास आज शुरू हुआ है। जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको हलफ बर्दारी भी दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद आज 18वें लोकसभा का हलफ लिया। हलफ लेने से पहले वज़ीर आज़म ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबकी रजामंदी से हुकूमत चलाने का उन्होंने यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए अपोजिशन ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन पार्टियां जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ पूरा करेंगी। वज़ीर आज़म ने जो नौ मुंतखब मेंबरान हैं उनको जो है आज हलफ बर्दारी के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं घर घर नल के जरिए जल पहुंचाने की। यानी जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जिनको नल के जरिए पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी, उनको पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। एक मरकजी मावनत की जो स्कीम है, जल जीवन मिशन के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर जो है वो काम कर रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा जो मिशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जे नतू, वो सोपोर भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत, उनका जायजा भी लिया। और अब जुलाई के महीने में उनको अवाम के नाम वक्फ भी किया जाएगा। इस तरह जो है कहीं ना कहीं काम चल रहा है। और पूरी वादी कश्मीर के हर एक अजला में, जम्मू कश्मीर के हर एक अजला में इस तरह काम जो है जल जीवन मिशन के जरिए चल रहा है। डॉक्टर जीएन यतू हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, जो कि मिशन डायरेक्टर है जल जीवन मिशन के। उनसे हम जो है जानना चाहेंगे कि जो मिशन है कहां तक पहुंचा। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल। सर, जो मिशन आप लोगों ने हाथ में लिया है, हर घर को नल के जरिए जल देने का, कहां तक ये मिशन पहुंचा है? और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कब तक ये मुकम्मल हो सकता है? क्या डेडलाइन है? 20 के सर्वे के हिसाब से हम अभी तक जो एस्टिमेट कर पाए कि हमारे हाउस हैं, रूरल हाउस जिनको जेजीएम के तहत जो है नॉर्म्स के हिसाब से हमें पानी देना है, नल से जल पहुंचाना है। अब इस वी हैव बीन एबल टू टेक 15.5 लाख के करीब हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो 80% कवर कर चुके हैं और 3.5 लाख के करीब हमारा जो है अभी टारगेट जो है वो। डॉक्टर साहब, आपका जो वीडियो है वो बंद है। वीडियो जो आपका है वो बंद है। आप वीडियो जरा ऑन करें इसका, क्योंकि आपकी जो शक्ल है वो नहीं आ रही है। ऑडियो तो आ रहा है पर वीडियो आपका बंद है।
हाँ, मैंने अब कर दिया। आई होप कि आई एम जी जी विजिबल नाउ। जी 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 ओके। तो मैं एक्चुअली बता रहा था कि 2019 में जो सर्वे हुआ, जब जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ, तो जम्मू कश्मीर में जो उस वक्त सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ 18,70,000 के करीब जो है ऐसे हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड है जहाँ जल जीवन मिशन में हमें लोगों को नल से जल पानी पहुँचाना है। इसमें से 15.5 लाख के करीब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अभी 3.5 लाख के करीब हमारे जो और हाउस होल्ड से रूरल हाउस होल्ड तक पहुँचना है। उसके लिए हमने 3200 करीब 3200 के करीब स्कीमें हमने जो है वो एस्टिमेशन बनाई हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 6600 के करीब जो है वो काम है, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट हो, चाहे वो ओआरआर टैंकीज हो, चाहे पाइप नेटवर्क 95,000 किलोमीटर के करीब है, इसी तरह से बोरवेल ट्यूबवेल्स हैं। तो इन सारे कामों पे जो है जो तखमीना लगाया गया है, जिसके जरिए से ये मिशन कंप्लीट होना है, 13,000 करोड़ के करीब हमारा तखमीना है। तो अभी तक अगर आप देखेंगे जो हमने 80% कवरेज करी है, ये वो एरिया है जिसमें रिट्रोफिटिंग सर्विस इंप्रूवमेंट इंक्लूड है, और कुछ इजी एरियाज प्लेन एरियाज हैं, लेकिन ये जो 20% है ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एक्सेस बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजेस ज़्यादा है, लेकिन सारी की सारी हमारी प्लानिंग इन प्लेस है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस है, वर्क्स अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और एग्जीक्यूशन का काम जो है वो बिल्कुल चल रहा है। और हमें उम्मीद है जो हमने अपनी जगह कैलकुलेशन लगाई है कि सितंबर तक वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द मिशन प्रोजेक्ट। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, नल तो हर घर में अब लग रहा है जिस तरह इस मिशन के ज़रिए काम हो रहा है, पर कई लोग ये शिकायतें भी कर रहे हैं कि जो सोर्स है वो इस स्कीम के तहत नहीं बना, यानी इस मिशन के जरिए जो सोर्सेज हैं उन पे काम नहीं हो रहा है। अगर सोर्सेज पुराने हैं तो कैसे हम लोगों को पानी दे सकते हैं, कैसे लोगों तक पानी पहुंच सकता है, क्योंकि सोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो क्या इस मिशन के तहत सोर्सेज को भी डेवलप किया जा रहा है या कहीं जो दोबारा से सोर्सेज बनाने की ज़रूरत है उस पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूंगा, पता नहीं ये नॉन टेक्निकली किसने ये बताया कि सोर्सेज पे काम नहीं हो रहा है। जल जीवन मिशन एक ऐसा मेरे ख्याल से प्रोग्राम है जिसमें एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के जो है प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले जो इसमें टाइम पीरियड रखा जाता है, 40 साल का पीरियड माइंड में रखा जाता है कि अगर कोई स्कीम हम बनाएंगे, इसका सोर्स और इसकी सस्टेनेबिलिटी 40 साल तक चलनी चाहिए। और पॉपुलेशन पैरामीटर्स, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिर सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कीम्स में अभी टाइम लग रहा है। लोग कहते हैं कि जनाब फलानी जगह आप लोगों ने पानी दिया, हमारे यहाँ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे पहले एस्टेन किया जाता है कि जो वहाँ पे बोरवेल हो, ट्यूबवेल हो या ग्रेविटी वाटर हो, तो ये सस्टेन करना चाहिए 40 साल तक। इनिशियली जो कहीं कहीं डिफिकल्टीज आ गई थी हमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, उन चीज़ों को रिजॉल्व किया गया है। और आज की डेट में बल्कि एक क्रॉस चेक मैकेनिज्म हमने रखा हुआ है कि हमारे पास जो कंसल्टेंट्स, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स हैं या एससी लेवल के सीनियर लोग हैं, वो आज की डेट में लगे हुए हैं इस काम पे कि जितनी काम हमारे कंप्लीट होती हैं, जितनी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, क्या उनके सोर्स की सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हाउ कैन वी इम्प्रूव द सोर्स सस्टेनेबिलिटी। तो मुझे लगता है उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर है जेजे में, एंड आई एम श्योर कि ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी या ऐसी कोई स्कीम हो नहीं सकती है जिसमें इतना पैसा खर्च किया जाएगा और सोर्स सस्टेनेबिलिटी पे कोई जोर नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि कई लोगों की ये शिकायतें हैं जो पाइपें पहले से लगी हुई हैं उन्हीं को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया कि जो पाइपें पुरानी लगी हुई हैं उन्हीं को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जो नए पाइपें लगानी थी वो इस मिशन के तहत नहीं लगाई जा रही है। कि मैं क्लियर आपके माध्यम से मैं बिल्कुल एक क्लियर करना चाहूँगा, जल जीवन मिशन में 2 तरीके की जो है स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक वो जो रिट्रोफिटिंग हम कहते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें कहीं सर्विस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहीं रिट्रोफिटिंग की जरूरत है, कहीं कुछ पाइप्स को ऐड करना है, नई पाइपें डालनी है, कुछ पुरानी पाइपों को यूज करना है, इट्स कॉल्ड रिट्रोफिटिंग। तो ये वो स्कीमें हैं जो लोग बात कर रहे हैं, ये वही स्कीमें हैं जो रिट्रोफिटिंग के थ्रू करनी है। वहाँ 100% नई पाइपें नहीं लगानी है, पुरानी पाइपें जो कंडीशन में है उनको भी यूज करना है, और जहाँ जहाँ पाइपें डैमेज है वहाँ उनको अपग्रेड करके नई कुछ और पाइपें भी ऐड करनी है। शायद लोगों को वही इंप्रेशन है, बट जहाँ जहाँ बिल्कुल फ्रेश नई स्कीमें हैं वहाँ 100% नई जो है वो पाइपें लगाई जा रही है। और पाइपों की क्वालिटी की चेक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के जरिए से होती है, बिल्कुल थर्ड पार्टी उसको देखते हैं और सर्टिफाई करके फिर रिसीव हो जाती है, एंड ओनली देन दीज आर यूज्ड। एंड उसके बाद
जो हमारे यहाँ भी लोकल मैकेनिज्म है, रैंडमली हम भी लैब्स में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह कुछ लैब्स हैं जहाँ पे क्वालिटी जो है पाइप्स की जो है वो एसिटेट की जाती है। दैट प्रोसेस इज आल्सो गोइंग साइमल्टेनियसली। साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और जो लोगों के इस हवाले से कई मामला थे उनको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर GN युत्तू, मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन, बात कर रहे थे। और इस मिशन को लेकर जहां कहीं भी कंफ्यूजन था, डॉक्टर साहब ने कहा कि पाइपों को लेकर भी उन्होंने बात की है। और ये जो जहां जहां पे भी अब पानी पहुंचाने की बात की जा रही है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो काम चल रहा है। और साथ ही ये जो लोगों की शिकायतें हैं कि पाइप लगाने के हवाले से या पुरानी पाइपों के इस्तेमाल करने के हवाले से, उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने बात की है। नाज़रीन, नीट के मामलात में पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसको लेकर दिल्ली के अंदर जो तलबा है वो एहतजाज पे हैं और वो कह रहे हैं कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स खत्म किए जाए और नए इस तरीके से जो है इम्तिहानात लिए जाए। और इस हवाले से कहीं ना कहीं अब सियासत भी इस पे कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो इजलास चल रहा है उसमें वो सरकार को इस पे घेराव करेगी और सरकार से जवाब तलब करेगी कि नीट के मामले में इस तरह की धांधली क्यों हुई है। हालांकि सरकार ने भी कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ की जा रही है तो जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शना नहीं चाहिए। इन ख्यालात का इजहार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक सरबरा SP वैद ने। उन्होंने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खेला गया है तो जो भी मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर। क्या हम अपने बच्चों की भविष्य से खेल सकते हैं? जो चीज़ नीट के एग्जामिनेशन में हुआ, जिस तरह के पेपर लीक्स कुछ पिछले दिनों में हुए, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो 3-4 अच्छे कदम इसमें लिए उनका हम सभी वेलकम करते हैं। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के DG को हटाया और नए DG लगाए। इस एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता में ये बताया जाएगा कि किस तरह से ऐसे लीक्स को रोका जाए। इसी तरह एक नया कानून लाया जो एक सख्त कानून रहेगा अगर कोई ऐसा लीक करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया फाइन का प्रोविजन रखा गया। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे कदम है। धन्यवाद। नाज़रीन, आप जरा बात करते हैं गौसिया कॉलोनी सोपोर के आवाम के हवाले से, क्योंकि वहां के लोगों ने शिकायतें की हैं और शिकायतें जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर है। ये देखिए, ये गौसिया कॉलोनी सोपोर का ड्रेनेज सिस्टम, उनका कहना है कि पानी की निकासी कहीं से नहीं हो रही है और जो इसमें जो पानी जमा है वो अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुज़र सेहत बन चुका है। और लोगों के मुताबिक इस इलाके में हेपेटाइटिस बीमारी में जो कुछ बच्चे मुब्तला हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 12 बताई जा रही है कि 12 करीब बच्चे जो है वो हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई बार उन्होंने ये मामला जो है ज़िला इंतज़ामिया की नोट्स में भी लाया कि ये जो यहाँ से ये जो नदी गुजर रही है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये नाकारा हो चुका है, ये फेल हो चुका है और इसमें बदबू आ रही है, इसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन और कई बीमारियां पाई जा रही है। तो लोगों को चलने फिरने में, वहां रहने में मुश्किलात है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज जो है इस इलाके में, इस कॉलोनी में 10 से 12 बच्चे जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है और इस वक्त मैं गौसिया कॉलोनी नूरबाग सोपोर में मौजूद हूं और यहां पर लोगों का इल्ज़ाम आयद ये है कि यहां पर जो है अब बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, जो कि पानी से जो बीमारी जो बच्चों को लगती है। और ये यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बच्चे, लगभग 15 से 20 बच्चे जो है इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और जो पिछले 15 दिन से लगातार बीमार है। और इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर हमें पीने का पानी जो है वो मैसर नहीं किया जाता
जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम ड्रेनेज की बात करें, यहाँ पर डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सोपोर के अंदर डेवलपमेंट है, लेकिन उसी हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इस गोसिया कॉलोनी की बात करें, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। बायन बहुत तहद जरिए तहद चैनल हज वसादत के जरिए गस वातन सन आवाज गवर्नमेंटस तान सान बचन म करियो नजर अंदाज कहें, सान जानन म करियो नजर अंदाज कहें। सन मर्द त द्रामत बाजार सुबह नीर जिन खतर ये तुम जिनित और बेमारदारी लागन सन बचन हज फ्यूचर क्या बन। सन बच्चे पान प्राइवेट स्कूलस मज कर गरीबी हंद दह बसर वन अम पान प्राइवेट स्कूलस अम बन जान इंसान कि अम सत वात गवर्नमेंटस तो फायदे अगर हम असल बन, मगर ये सान बच्चन हंद जिंदगी सत खिलवाड़ यी कर मिल सहूलियत हिसाब आब गणती की। चलिए बात जरा अब महकमे बिजली की करते हैं। महकमे बिजली कई इलाकों में स्मार्ट मीटर नस्ब करते हैं तो कई इलाकों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको बढ़ा रही है, यानी रेट्स जो है मंथली रेट्स उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और ये मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की शिकायतें आ रही है। उड़ी के लोगों ने भी आज एहतजाज किया और लोगों का इल्ज़ाम है कि इस पूरे इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ाई गई है, यानी रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो अवाम जो है वो परेशान है और इस गरीब अवाम पर महकमे ने जुल्म किया। हालांकि कई इलाकों में जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है स्मार्ट मीटर्स को भी लेकर, पर जहां पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए जाते वहां महकमे ने खुद ही जो है इलेक्ट्रिक बिल्स में इजाफा किया है। इस पे शहरोगाम जो है वो एहतजाज हो रहा है और लोग जो है वो महकमे को तनकीद का निशाना बना रहे। उड़ी में भी आज लोगों ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया, तनकीद की कि जो बिल्स हैं उनमें इजाफी चार्ज लगाए गए हैं जो कि उन गरीब आवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। हमारा बिजली डिपार्टमेंट से ये मुतालबा था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा था, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एक मुतालबा था कि हमारे जो हाइक किए गए हैं 3 महीने 4 महीने के अंदर हम 300, 110 और 300 का जो बिजली का किराया था, बिजली की जो फ़ीस हम पे करते थे उसको बढ़ाते हुए कुछ 600 गुना ज़्यादा बढ़ा के अब इसका 1500 से 2200 तक इन्होंने लिया है। हम काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो हम लड़ते थे कि बिजली होती नहीं है, अब उसके साथ साथ हमें ये लड़ना पड़ रहा है कि महंगी बिजली ना होने के साथ साथ महंगी बिजली भी शुरू हो गई है। हमने पहले ही वार्न किया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और आज वो शुरुआत उसकी होगी। टीपीओ साहब हैं, उन्होंने लिया और उन्होंने भी हमें ये कहा। चलिए नाज़रीन, जिला कुलगाम की बात करें तो मेवा बागात में कई तरह की बीमारियां फूट पड़ी है। बाग मालकान परेशान है क्योंकि जो मेवा है वो कहीं ना कहीं अब निकल आया है और कई तैयारियों में है बाग मालकान की कब उनका मेवा जो है वो पूरा होगा और फिर उनको वो बाजार में लेके जाएंगे। पर मेवा तैयार होने से पहले ही बीमारियां फूट पड़ी हैं जिसकी वजह से बाग मालकान को तशवीश हो रही है और उन्होंने जो मुतल्लका हुकाम है, जो महकमा है, उनकी नोट्स में भी ये मामला लाया है कि जो सेब के मेवा जात हैं उनमें कई बीमारियां फूट पड़ी हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा कि अगर फिल वक्त इस पे कोई जो है कार्रवाई महकमे की तरफ से अंजाम नहीं दी जाएगी। से सभी आर्टिस्ट साहब हैं, जो भी हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे अल्टरनेटिव का बहुत ज़्यादा असर रहता है क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है वो ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी उनसे गुजारिश की थी कि अपने बागों में जो आपका ग्रास है वहाँ पे ज़्यादा ग्रास रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ह्यूमिड कंडीशंस को कंट्रोल करने की वहाँ ज़रूरत है ताकि हम अल्टरनेटिव जो बीमारी होती है जो अगस्त या जुलाई के एंड में थोड़ी बहुत तबाही मचाती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन फ़िलहाल जो भी हमारे आर्टिस्ट साहिबान हैं जो सुप्रीश रूल फॉलो करते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे ऑलरेडी बीमारियाँ चेक हैं तो वहाँ पे कोई फैलाव की हमने नहीं देखा है। तो रही बात दूसरे डिजीज़, जितने भी डिजीज़ हैं यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ भी महकमे के साथ राब्ते में रहे हैं लोग और वहाँ पे हमने काफ़ी इसका जो है फैलाव। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।